आज हम अपनी अगली क्लास में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों व कार्यों का अध्ययन करेंगे। यह संसद के दो सदन लोकसभा व राज्यसभा, अब इनकी कार्य व शक्तियों का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं लोकसभा की सबसे पहली शक्ति। लोकसभा की सबसे पहली शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को विधायी क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। अब ये व्यापक शक्तियां किस रूप में है? भारतीय संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों के अंतर्गत विषयों का वर्गीकरण किया गया है। उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। यह विधेयक लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देना है कि संघ सूची और समवर्ती सूची और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का कार्य किया जा सकता है। अब संविधान में यह प्रावधान है कि साधारण विधेयक और अवित्तीय विधेयक, यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है अवित्तीय विधेयक। अवित्तीय विधेयक है वह अवित्तीय विधेयक लोकसभा व राज्यसभा दोनों ही सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो हम यह पाते हैं कि विधायी क्षेत्र में लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा व राज्यसभा इन दोनों में ही अवित्तीय विधेयक, साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों ही सदनों से बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह विधि के रूप में स्थापित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं विधायी क्षेत्र में लोकसभा व राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान हैं। अब इसके बाद हम दूसरी शक्ति देखते हैं, वो है वित्तीय क्षेत्र में शक्ति। वित्तीय शक्तियां वित्तीय क्षेत्र के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा जो कि भारत का लोकप्रिय सदन है। भारतीय संसदीय व्यवस्था का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा लोकप्रिय सदन होने के कारण भारतीय वित्त पर सबसे प्रभावी नियंत्रण किसका है? लोकसभा का। लोकसभा की स्थिति इसमें शक्तिशाली है। लोकसभा की स्थिति शक्तिशाली है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 जो धन विधेयक से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। सर्वप्रथम धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे और लोकसभा से पारित होने के पश्चात उन विधेयकों को राज्यसभा में भेजा जाता है। यहाँ व्यवस्था यह है कि राज्यसभा उन धन विधेयकों को प्राप्ति तिथि से 14 दिन के भीतर उस पर विचार कर उसे लोकसभा को लौटाना होगा। अब राज्यसभा उन विधेयकों में संशोधनों के सुझाव दे सकती है। उन संशोधनों को स्वीकार करना या स्वीकार न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से लोकसभा को वित्तीय क्षेत्र में प्रभावी शक्ति प्राप्त है, वह शक्तिशाली सदन है, और राज्यसभा की स्थिति है वह निर्बल या गौण है।
एक बार फिर देखिए, वित्तीय क्षेत्र अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और लोकसभा लोकप्रिय सदन होने के नाते राष्ट्रीय वित्त पर सबसे प्रमुख नियंत्रण किसका है? लोकसभा का। राज्यसभा की स्थिति केवल और केवल 14 दिन, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन के पश्चात उसे उस विधेयक को लोकसभा के सदन को लौटाना होगा। लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसके उन संशोधनों को स्वीकार करे या न करे। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे तीसरी शक्ति। तीसरी शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका के पर नियंत्रण के रूप में, कार्यपालिका पर नियंत्रण के रूप में भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे प्रभावी शक्ति किसे प्रदान की गई है? वो है लोकसभा को। क्यों? क्योंकि लोकसभा लोकप्रिय सदन है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में इसमें अपने प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोकसभा की स्थिति कैसी है? शक्तिशाली। और राज्यसभा की स्थिति है निर्बल व गौण। अब यह किस प्रकार से होता है, इसका हम देखते हैं कि कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका संघीय क्षेत्र के अंदर और राज्य व्यवस्थापिका दोनों में एक ही स्थिति है। मंत्री परिषद को कार्यपालिका माना जाता है और मंत्री परिषद के ऊपर प्रभावी नियंत्रण जनता का लोकप्रिय सदन लोकसभा और राज्यों के अंदर विधानसभा। लोकसभा जो जनता का लोकप्रिय सदन है, उस सदन को उस पर नियंत्रण का प्रभावी अधिकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका है वह संसद के प्रति और विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और कार्यपालिका अपने पद पर तब तक ही रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत हासिल है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोकसभा की स्थिति शक्तिशाली है और उसकी तुलना में राज्यसभा की स्थिति निर्बल व गौण है। क्यों? क्योंकि लोकसभा कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर लोकसभा प्रभावशाली तरीके से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो राज्यसभा कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। राज्यसभा के सदस्य केवल आलोचना कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, किंतु कार्यपालिका को पद से विमुक्त नहीं कर सकते। यह शक्ति केवल और केवल लोकसभा को प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण के क्षेत्र में भी लोकसभा जो है वो प्रभावी सदन है। अब चौथा बिंदु देखते हैं, वह है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति में हम देखते हैं दोनों ही सदन समान रूप से प्रभावी है। संविधान में संशोधन के बारे में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, इसमें यह प्रावधान है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है वह संसद में ही प्रस्तुत किया जाएगा और संसद के अंदर वह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा समान रूप से किसी भी सदन में, चाहे तो वह पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या राज्यसभा में। यह कार्यपालिका पर
निर्भर करता है, तो संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक है वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक तभी ही पारित होगा जब दोनों सदनों का बहुमत उसके पक्ष में हो या दोनों सदनों का समर्थन उसे प्राप्त होना चाहिए। जब दोनों सदन समान रूप से उस प्रस्ताव को पारित करते हैं तब वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान में संशोधन का कार्य होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं संविधान में संशोधन की दृष्टि से दोनों सदनों की शक्तियां समान है, बराबर है, इनमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं पांचवी शक्ति। पांचवी शक्ति हम देखते हैं निर्वाचन की शक्ति। पांचवी शक्ति निर्वाचन की शक्ति। निर्वाचन के क्षेत्र में भारतीय संविधान द्वारा संसद के दोनों सदनों को कई अधिकार प्रदान किए गए। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर एक निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं और यह निर्वाचक मंडल है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एवं इसके पश्चात हम देखते हैं अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है, उसमें भी लोकसभा व राज्यसभा संसद के दो सदन है, इन दोनों सदनों के सभी सदस्य, यहाँ एक अंतर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। अब इसके पश्चात तीसरा हम देखते हैं जो सबसे पहले लोकसभा का अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो लोकसभा से संबंधित है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है और इसी तरीके से राज्यसभा अपने निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से उपसभापति का निर्वाचन करती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसलिए राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने उपसभापति का निर्वाचन अपने सदस्यों में से करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्वाचन की शक्ति के अंतर्गत दोनों सदनों को लगभग समान शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दोनों मिलकर
राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर। दूसरा, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसमें दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब हम कह सकते हैं दोनों सदनों के पदाधिकारी, तो लोकसभा अपने सदस्यों निर्वाचित सदस्यों में से अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, और उसी तरह राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का निर्वाचन करती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसके निर्वाचन में भी दोनों सदन भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्वाचन के क्षेत्र में भी दोनों सदनों को शक्तियां समान रूप से दी गई है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस प्रकार यदि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो दोनों ही सदन इस क्षेत्र में समान है। अब इसके बाद छठा बिंदु है, वो है विविध शक्ति। विविध शक्तियों में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मिलकर भाग लेते हैं। उसके अलावा यहाँ हम देखते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, वह है अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, जिसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहा जाता है, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव भी लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। इसी तरह हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, यहाँ वह प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा से पारित होने के पश्चात प्रस्ताव लोकसभा में आता है, और लोकसभा से प्रस्ताव पारित हो जाता है अपने विशेष बहुमत से, तो उपराष्ट्रपति को भी अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को असक्षमता व दुराचरण के कारण उनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी इसी तरह है। उनके संबंध में भी प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से विमुक्त कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि विविध शक्तियों के अंदर यदि देश में आपातकाल की स्थिति है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, जिसके अंदर राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, इनकी प्रभाविकता के लिए यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से वह पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 356, जिसे हम सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उसकी प्रभाविकता के लिए दोनों सदनों के सामान्य या साधारण बहुमत से वह प्रस्ताव 2 माह की अवधि के भीतर पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 360, जिसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, इसकी घोषणा की प्रभाविकता के लिए 1 माह के भीतर लोकसभा व राज्यसभा के विशेष बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विविध शक्तियों के अंतर्गत हम उन शक्तियों का अध्ययन करते हैं जिसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदन मिलकर कार्य करते हैं, जिससे क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था के इन दोनों अंगों की प्रासंगिकता और इनका महत्व परिलक्षित होता है। अब इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि यदि हम तुलनात्मक रूप से पाते हैं कि दोनों सदनों में, यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर हम हेडिंग टू हेडिंग अगर इस पर चर्चा करते हैं तो विविध शक्तियों में भी हम देखते हैं दोनों सदन समान पाए जाते हैं। अब हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा में, लोकसभा का जो सदन है वह प्रभावी सदन है, उसकी तुलना में राज्यसभा की स्थिति निर्बल व गौण है। अब राज्यसभा की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिए हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि सदन है। अब वो विशेष अधिकार कौन से हैं
अभी हम उन पे चर्चा करते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार जो किसे प्राप्त है? राज्यसभा। कौन कौन से इन विशेष अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है? सबसे पहला है ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि केवल राज्यसभा अपने बहुमत से, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो यहां हम देखते हैं कि यह एकमात्र शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत वह राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिसपे विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा हम देखते हैं भाग ब, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 312 अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह भारत में नई अखिल भारतीय सेवाएं नई अखिल भारतीय सेवाओं को प्रारंभ करने की अनुमति केंद्र सरकार को दे सकती है। किसे देगी यह अनुमति? केंद्र सरकार को। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं को प्रारंभ करने की शक्ति केंद्र सरकार को दे सकती है। अब हम कह सकते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जिसे अंग्रेजी में ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IPS, भारतीय पुलिस सेवाएं, या जिसे हम उसके अलावा हम देखते हैं कि IRS, भारतीय राजस्व सेवा। इस प्रकार की जो किसी नई अखिल भारतीय सेवा की यदि देश में आवश्यकता है तो उनको स्थापित करने का अधिकार राज्यसभा के पास है। राज्यसभा अपने बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार को यह शक्ति दे सकती है कि वह देश में नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करे। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया लोकसभा व राज्यसभा की कार्य व शक्तियों का। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं कि इनमें से किस किस टॉपिक पे प्रश्न बोर्ड में विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं।
पहला प्रश्न, राज्यसभा के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड एग्जाम में 2019 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। यहाँ हमें यह सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है, संसद के कार्य व शक्तियाँ, राज्यसभा के कार्य व शक्तियाँ, लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ, इनमें टॉपिक वही के वही है। उनमें हमें उन टॉपिकों को क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। जैसा कि मैं एक बार फिर आपको वापस रिपीट कर देता हूँ कि राज्यसभा की शक्तियों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, निर्वाचन की शक्ति, विविध शक्तियाँ और विशेष अधिकार। क्योंकि यह विशेष अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है तो हमें इनका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। अब इससे संबंधित टॉपिक, क्योंकि हम देखते हैं व्यवस्थापिका, क्योंकि आज हमारा टॉपिक व्यवस्थापिका समाप्त हो रहा है तो इसलिए हम इस पूरे टॉपिक पे यह चर्चा करते हैं कि विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यह प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में गृह कार्य के रूप में यह प्रश्न आपको करने हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। संसद के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में वर्ष 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसलिए इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विगत वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आ चुके हैं। अब एक प्रश्न आज मैं आपको विशेष तौर पे दूंगा जिसे आपको अभ्यास के रूप में हल करना है। हाँ, इस प्रकार सभी विद्यार्थियों को विशेष तौर पर होमवर्क का अभ्यास करना है
क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से याद होगा। धन्यवाद।